हर चुनाव में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कभी ईवीएम ठीक नहीं लगते, कभी आप कहते हैं कि मशीनें खराब है, कभी आप कहते हैं मशीनें चोरी हो गई, कभी आप कहते हैं इलेक्टोरल लिस्ट ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। ये हर बार का कोई बहाना है जो पहले से सेट किया जाता है, या फिर हर बार नए बहाने की तलाश में आप रहते हैं? दिक्कत क्या है इसमें? बैकडोर वोटबंदी कहां से आ गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझा दीजिए। अगर आप खुले मन से संवाद करना चाह रही हैं तो निश्चित तौर पर मैं बहुत स्पष्टता बात करना चाहता हूं। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर ये 2025 में जो विधानसभा बिहार का होने वाला है चुनाव, कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उसकी पारदर्शिता पर आम आवाम की तरफ से इतने सवाल नहीं खड़े हुए हैं जितने अभी हो रहे हैं। और उसकी वजह मैं बताता हूं। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति ही अपने आप में बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रधानमंत्री जी द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री होंगे, एक लीडर अपोजिशन का कोई से ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि मेजोरिटी तो उन दोनों के हिसाब से होगी। और भारत का चुनाव आयुक्त जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, भाषा पर बात कर रही थी, ट्रक के पीछे लिखे हुए सड़क छाप शेर पढ़ते थे अभी के पहले के चुनाव आयुक्त, और खिल्ली उड़ाते थे अपोजिशन के आपत्तियों पर। मेरा कहना है कि 2003 में जो आपने सघन पुनरीक्षण किया, उसके बाद 2 वर्ष का समय था, लोकसभा चुनाव में भी 1 साल का समय दिया गया, और बिहार में अब तक उस सघन पुनरीक्षण के बाद 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा चुनाव, यानी 2005 में 2 बार हुआ था। लेकिन अभी जो आनंद फानन में आपने 31 तक का डेट दिया है, बाद के जो 2 महीने वो तो बस आपत्ति निवारण होगा, वो तो बहुत टेक्निकलिटीज के लिए। उसमें आप देखिए कि 1 सप्ताह गुजर गया है और कितना काम आगे बढ़ा है। और दूसरा कि भारत सरकार का आंकड़ा है कि बिहार के लगभग 3 करोड़ पंजीकृत मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं। आपने क्या कहा कि 2003 में जिन लोगों के नाम थे उनका तो कोई सोचना ही नहीं है। अरे भाई, फॉर्म सबको भरना है, पासपोर्ट साइज फोटो सबको देना है, और आप हो या मैं हूं, हर लोग चाहते हैं कि कोई भी अवैध मतदाता वोट डालने ना पाए। लेकिन साथ ही साथ एक भी वैध मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है किसी को वोट डालने से रोकना। और चुनाव आयोग पहले चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 2003 में भी जुलाई अगस्त के महीने में 31 दिनों में ये वोटर रिवीजन हुआ था। इस बार क्या दिक्कत हो गई है, इतना शोर शराबा क्यों? ये सवाल मेरी समझ में नहीं अभी भी आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला और जयंत जिज्ञासु जी की दोनों की ऑब्जेक्शंस पर जवाब। देखिए, इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है नाविका जी। अभी हम लोगों ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे किए हैं। ये जयराम रमेश जी वोटबंदी बोल रहे हैं, नसबंदी हुई थी इमरजेंसी के दौरान। मानसिकता कांग्रेस की नहीं बदली। इंदिरा जी के जमाने में यही मानसिकता थी कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं जीते। वो चुनाव हारी, उन्होंने कहा संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे, सब बंद कर देंगे। आज भी वही मानसिकता है, हम चुनाव हारे या जीते इसके आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की क्रेडिबिलिटी तय होगी। और देखिए कितना सुंदर काम करते हैं ये लोग। अभी महाराष्ट्र चुनाव में हल्ला मचा रहे हैं कि साहब मतदाता जो थे वो बहुत सारे ऐड हो गए और उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बिहार में वेरिफिकेशन शुरू करवा दो तो ये भी नहीं होने देना है, क्योंकि इनको, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बड़ी आपत्ति है कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा, मगर चुनाव आयोग कैसा काम करता है इनके हिसाब से? वो कश्मीर और पंजाब दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में खराब काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में खराब काम करता है, फिर यूपी और बिहार में खराब काम करता है, फिर बंगाल में बहुत अच्छा काम करता है, फिर आपको बताएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में गड़बड़ करता है, और क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र लगातार गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में बहुत गड़बड़ कर देता है, मगर फिर तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है। भाई तहसीन भाई यहां बैठे हुए हैं, युवा हैं, जिज्ञासु जी, इतना सुंदर नाम है उनका,
जरा जिज्ञासा शांत करिए कि आपने देश के मतदाताओं को वो समझ रखा है जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी जाती थी, शब्द का प्रयोग करना बंद कर रखा है कि एक जिग-जैग साइन कर ड्रॉ समझ रखा है। मैथ्स और फिजिक्स पढ़े होंगे तो एक साइन कर होता है, यूं 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 चलता है घूमता हुआ। तो आपकी सुविधा के अनुसार ये अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, और कुछ नहीं है। ये एक मानसिकता है कि मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं कहूंगा उसके आधार पर तय होगा कि क्या सही है क्या गलत, तथ्यात्मक आधार पर नहीं होगा। अन्यथा ये मुझे बता दें कि अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ तय किया जा रहा है तो किसी को क्या समस्या हो सकती है किसी बारे में जानकारी देने में कि एक बार स्थापित हो जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाविका जी, मैं माननीय सुधांशु जी को एक लाइन में जवाब दे दूं? नहीं, आप एक लाइन में जवाब देने से पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। और सवाल है कि इकबाल मसूद को समझ आ जाता है, वो कह रहे हैं कि हर जगह नंबर है, हर गांव का हमें पता है कहां से कितने वोट है, तो ये हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर इससे कम आए तो हम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने सवाल नहीं उठाया और चुनाव जीत कर आए हैं लोकसभा का। कांग्रेस की समझ में ये बात क्यों नहीं आती जो मसूद साहब के समझ में आती है? तहसीन पूनावाला, इसका राज जरूर खोल दीजिए। मैं मुझे दोनों सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो नाविका जी आपने आदरणीय सुधांशु जी ने बात की उसका, और फिर आपके स्पेसिफिक सवाल का। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा उस वक्त भी 2003 में 31 दिन में उन्होंने रिवीजन किया था। लेकिन ये चीज इलेक्शन कमीशन कन्वीनियंटली भूल रही है कि 2003 के बाद समय था रिवीजन के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2004 में था और बिहार के चुनाव 2005 में था। यहां पर रिवीजन में अगर कोई गलती हो इसके लिए समय नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली बात। अब आते हैं इमरान मसूद की बात पे, बिल्कुल सही है। एक जमीन से जुड़े हुए नेता को पता होता है उसको इस एरिया में कितने वोट मिलना चाहिए। उसके बावजूद नाविका जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आपसे दो सवाल पूछते। ऐसा क्यों है कि जब भी ईवीएम में गलत वोट आता, कहीं पर भी वो गलत वोट हमेशा भाजपा के पक्ष में था, किसी और पार्टी के नहीं। दूसरी बात, प्रूफ कर दीजिए, एविडेंस लेके कोर्ट चले जाइए। मैं गया हूं कोर्ट नाविका जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में। एक चीज और कहना चाहता हूं नाविका जी, एक कॉर्पोरेटर के चुनाव में मैंने खुद जिसको सपोर्ट किया था कॉर्पोरेटर को, उसको 0 वोट मिला, उसको खुद का भी वोट नहीं मिला। और उस एरिया में जहां पर उस वार्ड में जहां पर उसके सब परिवार के परिजनों के 100 लोग थे, खुद का वोट नहीं मिला, वहां पे भाजपा जीत जाती है। ऐसे कैसे होता है? अयोध्या रूरल जहां बैलेट पे वोट होता भाजपा लीड लेती है, लेकिन अयोध्या अर्बन जहां पे ईवीएम पे होता भाजपा वहां पे लीड लेती है, रूरल में सपा लीड लेती है जहां बैलेट पे होता। यही है, हर ईवीएम में जहां एक्स्ट्रा वोट होता वो सिर्फ भाजपा को क्यों जाता? सपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जब केरला में भी एक्स्ट्रा वोट मिला, जब भाजपा का जनाधार नहीं है, एक्स्ट्रा वोट भाजपा को जाता है। ये कैसा जादू है? अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है तहसीन पूनावाला जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा दर्द का निवारण कर दीजिए। देखिए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केरला में आज हमारे सांसद हैं, 17% वोट भाजपा को मिला है। इससे पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, और आज से 10 साल पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रह चुका है। आप तो पढ़े लिखे, ऐसे क्यों बोलते हैं? और आपने कहा दुनिया में उदाहरण नहीं, तो अब मैं सब प्रमाण बोलता हूं। पहले अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे बात बताई गई। पता नहीं आपके विद्वान वक्ताओं को यह पता ही नहीं है कि हमारी सरकारें आने से पहले एक दौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होती थी बाय द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, टिल टीएन सेशन, टिल 1991। अच्छा, उसके बाद हमारी सरकार आने से पहले कोई पैनल था क्या जिससे डिस्कशन होके होती थी? प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे तीनों चुनाव आयुक्तों को। मतलब कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना, यह इस बात का प्रमाण रहता है कि किस प्रकार के अनर्गल आक्षेप। अब सब प्रमाण बोलता हूं। 1985 का विधानसभा चुनाव हम लोगों को जो अर्लीस्ट याद है, यूपी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%, और कोई दर्शक जाके चेक कर ले अमेठी में कितनी हुई पता है आपको? 91-92%। मतलब उत्तर प्रदेश से 2.5 गुनी ज्यादा। चुनाव आयोग ने कभी संदेह की नजर से देखा ही नहीं। और अमेठी विधानसभा में ऐसे कई बूथ थे उस समय के, जाके मीडिया रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जहां यह रिपोर्ट आई 100% से ज्यादा वोट मिल गए। क्यों? बैलेट बॉक्स से होता था तो ये बैलेट बॉक्स लूट के ले जाकर जंगल में रखे जाते थे, जो ठप्पे लगाए गए। उसमें कईयों को ध्यान ही नहीं रहा कि जिस बूथ का बैलेट बॉक्स लाए हैं उसमें नंबर ऑफ बूथ कितने, वोट कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा वोट उसके अंदर धर दिए थे।
याद करिए खुलेआम गोलियां चलती थी। और फिर मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं तहसीन जी, जनसंघ के लोग किया करते थे, जनसंघ के लोगों को इसमें रिजल्ट आया उसके बाद उसमें गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग के लिए 21 लोगों पे नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। और संजय सिंह जो उस समय चंद्रशेखर की पार्टी में थे, आज हमारे साथ हैं, उनको गोली लगी, उनकी जान जाते जाते बची। राजीव गांधी के इलेक्शन में वोट, ये बूथ लूटने के लिए और मतपेटी लूटने के लिए गोलियां चली हैं, 21 लोगों पे FIR दर्ज। हाँ, इनको वो आना चाहिए, क्योंकि जब से ट्रांसपेरेंट चुनावी व्यवस्था हो गई है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से टीएन सेशन में वोटर ID कार्ड ले आए, दल के साथ गठबंधन में नहीं था, हुआ है। जब से CCTV आ गए, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है। जो जो व्यवस्था पारदर्शी हुई है, त्यों तो आप देखिए भाजपा का जो जनाधार बढ़ता चला गया है। वह याद करिए यूपी और बिहार में क्या हाल होता था, जो आजकल बंगाल में उस प्रकार का होता था, जदा कदा चुनावी हिंसा, गोलियां चलना, ये होना। बल्कि बिहार और यूपी में तो वो स्थिति होती थी, कट्टे की इंडस्ट्री बढ़ जाती थी। बिल्कुल, तो जिज्ञासु जी, इन सब बातों से आप भी इनकार नहीं कर सकते। जयंत जिज्ञासु जी, जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते थे। किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्सेस लूटे जाते थे। बिहार में तो बिल्कुल आसमान को छू गई थी ये प्रथा। ये ऐसी चलती थी कि बिहार जो जगह है वहां कट्टा चलता है और बैलेट बॉक्स कोई उठा कर ले जाता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। जो प्रभुत्वशाली तबका था वो ये हरकतें करता था। सुधांशु जी, राज्यसभा में ये प्रोसीडिंग उठा के देख लें, एक दलित का हाथ काट लिया गया था। भूपेंद्र नारायण मंडल जी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया वहां। इसी पर तो रोक लगी जब लालू प्रसाद जी आए, तो निजी घरों में पोलिंग स्टेशन नहीं होता था, सरकारी स्कूल में या पंचायत भवन में। इस रिवायत को उन्होंने हमेशा के लिए बंद किया और इसलिए 95 का चुनाव अपार बहुमत से उन्होंने जीता। तमाम तरह के कुचक्र के बावजूद हमारा यह कहना है कि ये मतदाता छटनी बितंडा खड़ा किया जा रहा है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आंतरिक गठबंधन हो गया है। जैसे जैसे इस देश के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, गरीब गुरबे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे धकेला जा रहा है। ये एक साजिश है और हम इस साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि लीलावती बनाम राज्य चुनाव आयोग का जो एक मामला चला 2015 में, उच्चतम न्यायालय का साफ आदेश था कि गरीबों, मजदूरों और असुरक्षित तबकों को चुनाव से वंचित करना असंवैधानिक है। हमारे नेता लालू जी भी कहते हैं और हम लोगों के वैचारिक प्रणेता लोहिया भी कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। जो गांधी का आखिरी इंसान है, उसके हाथों से ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान अभी आपके सामने तहसीन पूनावाला जी ने ये मंजूर किया कि 2003 में भी 31 दिन में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हुआ था। खाली अब आपको चिंता है कि ये रिवीजन या कंप्लेंट्स का समय रहेगा नहीं कि नहीं रहेगा। तो अमीक जमाई साहब, अगर 3 महीने में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो ये कंप्लेंट्स को कर लेगा हैंडल, तो आपको क्या दिक्कत है? नंबर 1। नंबर 2, सबके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, बल्कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट तो डबल हो गए हैं, पिछले साल के मुकाबले अब डबल हो गए हैं। और अगर डबल हो गए हैं, बूथ लेवल एजेंट है, तो किसी का भी नाम कैसे कट जाएगा? कोई अंधेर गर्दी तो चल नहीं रही। हर जगह कैमरे मौजूद हैं, वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है। कहीं भी गड़बड़ होगी आपके बूथ लेवल एजेंट पकड़ लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास सारे हथियार हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इतना ट्रस्ट डेफिसिट। ये ट्रस्ट डेफिसिट अपने पे है या इलेक्शन कमीशन पर है? नाविका जी, बहुत ही इंडिया ब्लॉक के लिए, विपक्ष के लिए इस देश में एक बहुत ही बड़ा संकट है कि जो हमारा मीडिया निष्पक्ष न्यूट्रल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, सब लोग इस मेजोरिटेरियन सुप्रीमेसिस्ट रिजीम के साथ बैटिंग कर रहे हैं और हर गलती के लिए, हर बात के लिए समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को सुबह शाम, जैसे एक राष्ट्रव्यापी विश्व दिवस सुधांशु भाई कोई मनवा लीजिए साल में, जिस दिन मीडिया विष उगलेगी विपक्ष के खिलाफ। तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, हमने 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी उत्तर प्रदेश में,
इलेक्शन कमीशन को हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स दिए। आपको मालूम क्या कंप्लेंट्स थी? 89 सीट पे समाजवादी पार्टी 150 से लेकर तकरीबन 8 से 10 हजार वोटों में हम हारे। वोट डिलीशन के मामले पहले आए, उसके बाद जो वोट्स बाहर होते हैं, जो मजदूर बाहर काम करते हैं, जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो वोट्स वहां पे पड़े। इन सारे मामलों को हम लोग डायग्नोस करके, सारे मामलों को इकट्ठा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस सारी कंप्लेंट को हमने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। वो सारे मामले सब जुडिस है, इसलिए मैं आगे की बात नहीं करना चाहता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को यह मालूम है कि बिहार में बीजेपी बुरे तरीके से इस बार आदरणीय तेजस्वी जी की क़यादत में लूज कर रही है। अखिलेश जी भी चुनाव में उतरेंगे बिहार में, इसलिए कैसे चुनाव को इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कैसे चुनाव को मैनेज किया जाए, कैसे वोट्स को मैनेज किया जाए। अरे भैया, यही मजदूर गरीब गुरबा लोग लोकसभा के चुनाव में आपको वोट दिए तो मोदी जी ग्रेट थे, मीडिया भी कह रही थी मोदी जी ग्रेट है, जलवा चल रहा है नीतीश जी का। अब वही मजदूर गरीब गुरबा लोग, जब ये चुनाव होने वाला है, जब ऐसे समय में जब बाढ़ ग्रस्त जितने इलाके हैं, 1 महीने में आप कैसे कर देंगे? हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। अमीक जमाई जी, आपने कहा कि मीडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों बीजेपी की तरफ हैं। भैया, अगर हम सब बीजेपी की तरफ थे तो आपकी 37 सीटें लोकसभा में कैसे आ गई? आपकी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कैसे आ गई? हम तो आपके खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ था, 37 सीट कैसे आई ना भैया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का होने के बावजूद आपकी 37 सीटें आई। और कितने राज्य, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ये सब कांग्रेस पार्टी जीती ना। कैसे जीत गई? इलेक्शन कमीशन तो सुधांशु जी आपकी जेब में नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है, फिर भी राज्य दूसरे के पास कैसे चला जाता है? जरा अमीक जमाई जी को समझा दीजिए। कितना बैटिंग करेंगी आप? टाइम्स नाउ कितना बैटिंग करेगा बीजेपी? मैंने आपसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके पास तिल मिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं है तो जनता समझ जाएगी। जनता समझ जाएगी कि जो सिर्फ तिल मिलाता है, जो जिसके पास लॉजिकल सवाल का जवाब नहीं होता है, वो इसी तरह तिल मिलाता है। 37 सीटें कैसे जीती? पूछूंगी, डंके की चोट पे पूछूंगी। नहीं डरती मैं आपसे, नहीं डरती मैं आपसे। 37 सीटें कैसे आई? 37 सीटें कैसे आई? खिलाफ वोट देना चाहती है। उनके खिलाफ वोट देने के लिए मजदूर, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, बिहारी लोग तैयार है। सुधांशु जी, 37 सीटें जब आई तो कह रहे थे कि अरे भाई, हम लोग ज्यादा, हम मोदी के खिलाफ लहर चल चुकी है, हम लोग ज्यादा यहाँ सक्सेसफुल है। अखिलेश जी कितने बड़े नेता हैं, आज तिल मिला क्यों रहे हैं इतना? बिहार हार रहे हैं वो, बिहार हार रहे हैं वो। हम नहीं, जो भविष्यवाणी मैं नहीं करती, आप करते हैं। फैक्ट के साथ बोल देना चाहते हम तिलमिला नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में लूज कर रहे हैं। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। गरीबों के, मजदूरों के कोई बात नहीं चाहते हैं। अरे कुछ दिन खामख्याली ठीक है सारे। ये पिछले 24 साल से सुनिए, पिछले 24 साल से नरेंद्र मोदी जी हर इलेक्शन लूज कर रहे हैं। 2002 गुजरात लूज कर रहे थे, 2007 2012 लूज कर रहे थे, 2014 19 और 24 लोकसभा लूज कर रहे थे। कोई बात नहीं, चलता है भाई। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं महोदय, अगर आपकी बात सही मानी जाए तो अखिलेश जी अपनी खानदानी सीट 1,72,000 से जीते और राहुल गांधी 3,52,000 से जीते। मतलब चुनाव आयोग राहुल गांधी की मदद कर रहा था और अखिलेश यादव के खिलाफ था। यही तो है ना कहने का मतलब। मतलब आपका कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की मदद की, वो अखिलेश जी के से 2.5 गुना बिहार का वो मजदूर, गरीब गुरबा वोट। भाई, आप लोग क्या कहना चाहते समझ में नहीं आता। अभी बुरा हो और गरीब गुरबा की बात जो आप लोग कहते हैं, दलित और वंचित शोषित की बात कहते हैं, तो नाविका जी, ये दो पार्टियां आपके सामने हैं। ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश में, उत्तर प्रदेश में पहली दलित मुख्यमंत्री जब बनने वाली थी तो उनको, मायावती जी को न सिर्फ जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उनके दलित विधायकों को स्टेट गेस्ट हाउस कांड 4 जून 1995 को पकड़ कर जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए अपहरण करके ले गए। यह हलफनामा कोर्ट में दिया गया है। नंबर 2,
रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में एससी समाज का कैंसिल किया। नंबर 3, कैंसिल बैक डेट से किया। तो हजारों दलित जो सरकारी कर्मचारी थे वो प्रमोट होने के बाद डिमोट हो गए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। इसलिए आप आकर जब दलितों के चिंता की बात करते हैं तो समझ में आता है जिसने सबसे ज्यादा घात किया वो आज वोट की घात लगाकर बचने का प्रयास कर रहा। और लालू प्रसाद यादव जी सुनिए, 2005 तक इनकी सरकार रही, जिला पंचायत में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया, इन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं किया ताकि इनके ही पास सारा नियंत्रण बना रहे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जिज्ञासु जी ने पता नहीं कैसे जोशो जुनून में बोल दिया कि 1995 में लालू यादव जी ने तय किया कि किसी के निजी घर में वोट वो नहीं होगा मतदाता केंद्र। तो मेरी तो ये जानकारी अजीब है, क्या किसी के घर में मतदाता बूथ होता था? ऐसा तो नहीं होता था। और ये क्या राज्य सरकार तय करती, चुनाव आयोग तय करता? क्या बात सरकार ने तय नहीं किया और राज्य सरकार ने तय कर दिया कि बूथ कहां से होगा। अरे महोदय कुछ भी ना बोलने लगा करिए। और एक बात मैं मानता हूं, जिज्ञासु जी की बात से मैं समर्थन करता हूं, लालू यादव जी आज तक इतना गरीब गुरबा जात बिरादरी करके एक ही चुनाव जीते 1995, क्योंकि 1995 में वो सीएम थे, उनके नाम पे चुनाव था, वो जीते। 1990 में उनका कहीं नाम नहीं था, वीपी सिंह के नाम पे चुनाव था। 1999 के चुनाव में वो जेल में थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और बहुमत नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिली थी। और 2005, 10, 15 और 20 4 चुनाव नीतीश कुमार जीते, जिसमें 3 हमारे साथ। 2004 में अटल जी को हमने धूल चटाई प्रोजेक्ट होके, और लालू यादव जी एक बार जीते 1995। अरे भाई अभी उधारी सेटल मत करिए, लेकिन पब्लिक सवाल पूछिए। और शुभांकर भट्टाचार्य पब्लिक के सवाल सुनिए। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद झारखंड से सवाल है। इमरान मसूद बोलते हैं हमारी पार्टी को सब पता है कि किस गांव में हमें कितने वोट मिलेंगे। तो बंगाल में इतनी बुरी हालत के लिए ममता सरकार दोषी है या चुनाव आयोग या मोदी जी? पीयूष अहाया का व्हाट्सएप पर सवाल है, बीजेपी रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम लाने वाली थी, उसका क्या हुआ? अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है। सवाल जयंत जिज्ञासु से है। आज सवाल उठाने वाले ये बताएं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के जमाने में जिस तरह से मुंगेर में कट्टे बनाने का जो ठेका दिया जाता था, फिर बूथ किस तरह लूटे जाते थे, कैसे हत्याएं होती थी, उसका कौन जवाब देगा? शुभांकर भट्टाचार्य, आपको अभी से डर सता रहा है अगले साल बंगाल में क्या हो? सवाल हमसे पूछा तो हमको जवाब देने दीजिएगा। नहीं, पहले शुभांकर जी। नविका जी, मैंने 32 मिनट सबको सुना। 2 मिनट आपका प्रश्न, 2 मिनट आपका पूरा प्रश्न सुना। आप कम से कम थोड़ा सा अगर आप हमें मौका दें। आज इस कार्यक्रम के शुरू होते ही मैंने देखा सबसे पहले कि मोदी जी का सब विरोध हो रहा है, इससे कहां पे कितना दर्द फूटा किधर पे, वो भी दिख रहा था। यहाँ पे चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी तो भाई माननीय सांसद जी को दर्द फूट पड़ा, वो भी दिखाई दिया। ये सारी जो जितनी जो फील्डिंग जो है वो अलग अलग जगह पे दर्द लोगों का यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन सांसद जी से शुरू करूंगा। साहब, आपको शायद भूल रहे हैं मालिक कि आप ही का शायद एक उधर से जिसको आप बचा रहे हैं ना,